हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डर का अनुभव के इस कहानियों की दुनिया में। मेरा नाम है राम और आप सुन रहे हैं डर का अनुभव राम के साथ। तो फिर चलिए अब बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को। दोस्तों, कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वो असल में होता नहीं है, या फिर ये कहें कि वो बस एक भ्रम मात्र होता है। लेकिन क्या हो जब आप उस भ्रम की दुनिया में जीकर आए, जब आप अपना कुछ समय वहां बिताकर आए जो सच हो ही ना। यकीनन आपका भी दिमाग कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देगा और पूरे शरीर में डर की लहर सी दौड़ पड़ेगी। ठीक कुछ ऐसा हुआ था हमारे साथ भी। वो भयावह तूफानी बारिश की रात मुझे आज भी अच्छे से याद है, जब मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों शाम के वक्त अपने मौसी के घर जा रहे थे। वहां आसमान में काले काले बादल यह एहसास करवा रहे थे कि वहां पे जल्द ही वो बरसने वाले हैं। मैं अपने भाई से कह रहा था, भाई बारिश हो सकती है इसलिए रेनकोट ले लेना। वहां मेरा भाई भी आवाज लगाते हुए कहा था, हाँ ठीक है ले लूंगा। और इतना बोलकर वो घर के अंदर से रेनकोट लेकर हमारे बाइक के पास आया था। उसके बाद मैं भी अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए कहा, पीछे बैठ। मेरा भाई मेरे बाइक के पीछे बैठ चुका था और हम भी अब अपने मौसी के घर के लिए निकल पड़े थे। हमें अपने मौसी के घर तक पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगने वाला था। हम उस रास्ते पर आगे बढ़े ही जा रहे थे। वहां बाइक चलाते वक्त वो ठंडी ठंडी सी हवाएं हमारे शरीर में सिहरन सी पैदा कर रही थी। और फिर देखते ही देखते वहां पे बारिश होना शुरू हो गई थी और मैं भी अपने भाई से कहने लगा, भाई रेनकोट पहन ले। मैंने अपनी बाइक को वहीं सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था और उसके बाद हमने रेनकोट पहन ली थी और फिर से वहीं तेज बारिश में ही अपनी बाइक को चलाते हुए अपने मौसी के घर की ओर निकल पड़े थे। शाम का वक्त हो चला था और आसमान में काले काले बादल होने के कारण यहाँ पे आज शाम के वक्त ही जैसे अंधेरा सा छाना शुरू हो गया था। वहां पे बारिश सड़कों पर गिरे जा रही थी, लेकिन मैं अपने बाइक को चलाए जा रहा था क्योंकि हमें अपने मौसी के घर जल्द से जल्द पहुंचना था। रास्ते में ही एक सुनसान सा गांव पड़ता था जहां पे 15 से 20 लोग ही रहा करते थे। हालांकि वो गांव बहुत बड़ा था। वहां पे सड़क के किनारे किनारे ही बहुत सारे घर बने हुए थे, लेकिन उस गांव में सिर्फ 15 से 20 लोग ही रहते थे। बाकी के लोग शहरों में काम करने के लिए चले गए थे इस गांव को छोड़कर। पता नहीं क्यों, लेकिन सब इस गांव में रहने से डरते थे। सिर्फ 15 से 20 लोग ही थे जो कि अब इस गांव में रह रहे थे। मैं भी अपनी बाइक को चलाते हुए उस गांव को पार कर रहा था। अंधेरा हो चला था और यहाँ इन रास्तों पर अब गाड़ियों का आवाजाही भी बहुत कम हो गई थी। यहाँ पे काफी तेज बारिश हुए जा रही थी और शायद यही वजह था कि यहाँ पे अब गाड़ियाँ बहुत ही कम इन रास्तों में चल रही थी। वहाँ पे सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही थी जो उन रास्तों पर चले जा रही थी। मैं भी अपने बाइक को चलाते हुए अभी उस सुनसान गांव के बाहर निकला ही था कि हमारी बाइक बंद पड़ चुकी थी। शायद इंजन में बारिश का पानी चला गया होगा, मैं ऐसा सोच रहा था। मैंने उस बाइक को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। मैंने सेल्फ मारे, किक मार कर देखा, लेकिन हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। हमने वहाँ पे और भी कई सारे तरीके उस बाइक को स्टार्ट करने के लिए लगाए, लेकिन हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं अपने भाई से कहने लगा था, यार अब क्या करें, हमारी बाइक तो स्टार्ट हो नहीं रही और वो सुनसान गांव भी काफ़ी पीछे छूट गया है। वहाँ पे कम से कम 15 से 20 लोग तो रहते थे। हम उनके घर ही ठहर जाते अगर वहाँ पे हमारी बाइक खराब हुई होती, लेकिन हमारी बाइक ऐसी जगह पे आकर खराब हुई है जहाँ पे एक भी घर नहीं है। तो मेरा भाई कहने लगा था, कोई बात नहीं भैया, हम यहाँ किसी से लिफ्ट ले लेंगे और उसके बाद किसी गांव के पास चले जाएंगे। यहाँ आसपास में जो भी गांव होगा वहाँ जाकर किसी घर के पास आज रात निकाल लेंगे जब तक कि बारिश नहीं रुक जाती। और फिर जब बारिश रुक जाएगी तब हम दोनों फिर से यहाँ इस बाइक के पास आएंगे और तब स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी
तब हम अपने मौसी के घर चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो कल सुबह किसी मैकेनिक को बुलाकर इस बाइक को दिखा लेंगे। लेकिन आज रात के लिए हमें किसी से लिफ्ट तो लेना ही होगा। हमें किसी गांव के या फिर किसी घर के पास तो ठहरना ही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा देर तक हम इस बारिश में खड़े नहीं रह सकते। पर हमने वहाँ पे लगभग 1 घंटे तक किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार किया था, लेकिन एक भी गाड़ी वहाँ से गुजरी नहीं थी जिससे हम लिफ्ट ले पाते। लेकिन तभी वहाँ रास्ते पर हमें एक आदमी हमारी ओर आता दिखाई दिया, जो हमारी ओर ही चला आ रहा था। उसने अपने एक हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी और वहीं दूसरी हाथ में छतरी। वो हमारे पास आकर हमसे कहने लगा था, क्या हुआ भाई साहब, आपकी बाइक खराब हो गई है क्या? मैं भी उससे कहने लगा, हाँ हमारी बाइक बंद पड़ चुकी है। मैं भी इतना बोल ही रहा था कि वो आदमी हमारी बातों को काटते हुए कहने लगा, तो आप मेरे साथ मेरा घर चलिए, मेरा घर यही पास में ही है। आप बारिश रुकने तक मेरे उस घर में रह सकते हैं। मैं भी वहाँ बारिश में खड़ा नहीं रहना चाहता था, तो मैं भी अब उस आदमी के साथ उसके घर जाने के लिए मान गया था और हम अब उसके साथ साथ चलते हुए उसके घर की ओर जा रहे थे। लेकिन मैं उस आदमी से पूछा, भाई साहब आपकी ये लालटेन ऐसे बारिश में जल कैसे रही है? तो आदमी ने जवाब दिया, उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट में कहा था, क्या भाई साहब, ये बारिश में कहाँ जल रही है? ये तो छतरी के नीचे है, जहाँ इसके अंदर बारिश का पानी नहीं आ रहा है, इसी वजह से अब तक तो जल रही है। फिर ऐसे ही हम बातें करते हुए उस आदमी के घर तक पहुँचे। उसका घर बहुत ही छोटा सा था, जहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा बनाया गया था। वहाँ उस घर के आसपास ऐसे और भी कई सारे घर थे जो ठीक किसी आकार के थे और देखने में बिल्कुल एक ही जैसा लग रहे थे। वहाँ पे लगभग ऐसे 20 से 30 घर बने हुए थे जो कि 4 दीवारी के अंदर बने हुए थे। उन घरों के चारों तरफ 4 दीवारी थी और मैं सोच रहा था कि शायद ये कोई सोसाइटी होगा, तभी तो यहाँ पर एक ही जैसा घर बने हुए हैं, वो भी इन 4 दीवारी के अंदर। मैं उस आदमी से पूछना नहीं चाहता था क्योंकि उसे बुरा लग सकता था कि हम उसके इस छोटे से घर का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी वजह से हमने भी उससे ये बात नहीं पूछी थी। हम अब उस आदमी के घर में थे और वो आदमी हमें सोने के लिए बिस्तर देते हुए कहने लगा, भाई तुम दोनों यहाँ पर इस बिस्तर पे सो जाओ, मैं बाहर से इस लालटेन को उस पेड़ के ऊपर टांग कर आता हूँ। मैं उससे कह रहा था कि बारिश में आपकी लालटेन जलती रहेगी क्या, यहीं सी कमरे के अंदर ये लालटेन को रहने दीजिए। लेकिन वो कहने लगा था, नहीं नहीं, यहाँ आसपास जानवर आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान था। मैं उससे कह रहा था, इस 4 दीवारी के अंदर यहाँ पे जानवर कैसे आ सकते हैं? तो वो आदमी कह रहा था, इस 4 दीवारी का गेट हमेशा खुला ही रहता है और यहाँ पे बड़े जानवर नहीं आते, बस कुछ कुत्ते आ जाते हैं जो यहाँ पे शोर मचाते हैं, हमें रात में सही से सोने नहीं देते। इसी वजह से हम अपनी लालटेन को इस पेड़ के ऊपर टांग कर सोते हैं। वो बात अजीब सी थी। वो लालटेन बारिश में भी जल रही थी और वो आदमी अब उस लालटेन को टांग कर हमारे साथ ही उसी कमरे में सोने के लिए आ गया था। वो आदमी भी हमारे साथ सो गया था और हम भी उसी बिस्तर पर सो चुके थे। लेकिन हमारी नींद खुली थी रात के लगभग 12 बजे के करीब। वहाँ पे हम दोनों भाइयों की नींद खुल चुकी थी और वहाँ के दृश्य देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वहाँ पे बहुत ही सड़न भरी बदबू आ रही थी, जैसे कि लाशों की सड़ने की बदबू। वहाँ पे बहुत ही दुर्गंध सा छा रहा था और मैं सोच रहा था, यहाँ पे इसे मांस सड़ने की बदबू कहाँ से आ सकती है। मैं उस आदमी को जगाना चाहता था जो हमारे साथ उस कमरे में सोया हुआ था, जिसका कि घर था। मैं उसे अपने हाथों से टटोल कर देख रहा था कि वो आदमी कहाँ पर है, क्योंकि उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, जिस वजह से वहाँ पे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं उसे ढूंढ रहा था उस कमरे के अंदर, मैं उसे देख रहा था, लेकिन वो आदमी उस कमरे के अंदर था ही नहीं। वहाँ गेट भी बंद थी, वो दरवाज़ा बंद था और मैं सोच रहा था कि बंद दरवाज़ा होने के बावजूद भी वो आदमी यहाँ से कहाँ जा सकता है। उसके बाद मैं उस कमरे के दरवाजे को खोलकर बाहर आया और उस पेड़ के ऊपर लगे उस लालटेन को लेकर उस कमरे के अंदर पहुँचा।
वहाँ पर मैं देख रहा था कि क्या वो आदमी इस कमरे के अंदर है या नहीं। वहाँ पे वो आदमी था ही नहीं, सिर्फ हम दोनों भाई ही थे। फिर मैं बाहर निकला और जैसे मैं बाहर निकला था वहाँ पे कई सारे परछाइयाँ थी जो कि सफ़ेद रंग की दिखाई पड़ रही थी। वहाँ हर घर के पास, वहाँ पे जितने भी घर थे, वहाँ सभी घरों के पास एक सफ़ेद सफ़ेद सी परछाई थी जिसकी आंखें जैसे सफ़ेद सफ़ेद सी लग रही थी। वो धुंधली सी दिखने वाली परछाई जो मुझे लगातार घूरे ही जा रही थी। और तब तक मेरा भाई भी उस कमरे से बाहर आ चुका था और वो भी उस परछाई को देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो मुझसे कहने लगा था, भैया ये भूत प्रेत हैं, ये इंसान नहीं है, ये भूत प्रेत हैं। हम कहाँ पे आके फंस गए हैं, हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये भूत प्रेत हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और मैं उसे कह रहा था, कुछ नहीं होगा, डरो मत। मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैं क्या करता। मैं वहाँ से भागने का कोशिश कर सकता था और मैं यही किया। मैं उस लालटेन को हाथ में पकड़े हुए उस चार दीवारी से बाहर भागना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा था भागने के लिए, वहाँ मेरे पीछे भी कई सारे ऐसे ही परछाइयाँ थे जो हमें घूरे ही जा रहे थे। मैं उस लालटेन को पकड़े हुए था और वो लगातार मुझे घूरे जा रहे थे। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरी सांसें ऊपर की ओर चढ़ने लगी थी। लेकिन तभी मेरा भाई वहाँ पर जैसे बेहोश हो गया था। वो ज़मीन पर गिर चुका था डर के मारे और मैं भी उसे जगाने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन वो जग नहीं रहा था। हालांकि उसकी सांसें चले जा रही थी। मैं समझ गया था कि ये बेहोश हो चुका है और मैं भी इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं भी ज़मीन पर गिर चुका था कि तभी वहाँ पे वही आदमी आया था जिसने मुझे यहाँ इस घर में लेकर आया था, जिसका वो घर था। वो आदमी मेरे पास आकर कहने लगा था, देखो डरो मत, तुम डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वो आदमी इतना बोला था और उसका भी चेहरा एक सफ़ेद सी परछाई में बदलना शुरू हो गई थी। उसकी भी आंखें सफ़ेद होना शुरू हो गई थी और मैं ये दृश्य देख नहीं पाया। मैं भी वहीं उसी चार दीवारी के अंदर बेहोश हो चुका था और मेरी आंख खुली थी सुबह के लगभग 8 बजे के करीब। वहाँ पे बारिश रुक चुकी थी और आसमान में अभी भी बादल छाए हुए थे। मैं अपने भाई को जगाया और हमने देखा वहाँ पे एक भी घर नहीं थे। वो कब्रिस्तान था जहाँ पे 20 से 30 कब्रें थी और वो चार दीवारी उसी कब्रिस्तान की थी। मैं समझ नहीं पाया था। मेरे शरीर में एक डर सी रौंद गई थी और मैं सोच रहा था, क्या वो छोटा सा कमरा एक कब्र था जिसमें हमने कुछ समय बिताए थे। मेरा भाई भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और हम भागकर उस कब्रिस्तान के बाहर आ चुके थे उस सड़क पर, और हम अपने बाइक के पास पहुँचे। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन मैं वहाँ से भागना चाहता था। मैं अपने घर जाना चाहता था, मौसी के घर। मैं वहाँ पर जाकर बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की और वहाँ पे 2-3 बार किक मारने के बाद ही हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी थी और मैं भी अपने भाई को पीछे बिठाकर अपने मौसी के घर पहुँचा। वहाँ जाकर सबसे पहले मैंने उन्हें वो सारी घटना के बारे में बताया कि हमारे साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। उसके बाद मौसी मुझसे कहने लगी थी, हाँ वहाँ पे वो जो कब्रिस्तान है वहाँ पे ऐसे घटनाएं होती है, लेकिन सिर्फ बारिश वाली रात ही। दरअसल कुछ साल पहले वहीं उस कब्रिस्तान के पास कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े हुए थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। वहाँ पे कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े हुए थे जो कि मजदूर थे। वहाँ वो शायद काम के तलाश में वहीं रास्ते के किनारे पर खड़े थे, लेकिन वहाँ पे बिजली चमकी थी। वहाँ पे वज्रपात हुआ था और उस वज्रपात होने के कारण वहाँ पे जितने भी मजदूर थे सभी मारे गए थे। सभी की मौत हो गई थी और उन लोगों को वहीं एक खेत में दफना दिया गया और उन्हीं की आत्मा वहीं उस कब्रिस्तान में रहती है जो बारिश वाली रात में इंसानों को दिखाई देती है। वो सभी आत्माएं अच्छी है जो कि इंसानों का कुछ भी बुरा नहीं करते। और यकीनन तुमने उन्हीं लोगों की आत्मा में से किसी एक आदमी की आत्मा को देखा होगा। वहाँ पे
मैं भी मान चुका था कि हाँ, ऐसा ही हुआ था। उसके बाद मौसी मुझे एक पंडित जी के पास लेकर गए। वहाँ हम दोनों भाई एक पंडित जी के पास गए थे और पंडित जी ने हमें हनुमान जी की लॉकेट दी थी पहनने के लिए। वो कहने लगे थे, तुम लोग हमेशा इस हनुमान जी की लॉकेट को अपने गले में ही पहने रहना, जिससे तुम्हें कोई भी शक्ति, ऐसी बुरी शक्ति या फिर अच्छी शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देगी, और दिखाई देगी भी तो वो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैं भी कहने लगा था, ठीक है पंडित जी, हम इस लॉकेट को कभी भी अपने गले से नहीं उतारेंगे। और उस दिन के बाद हम दोनों भाई आज भी उस हनुमान जी की लॉकेट को पहने हुए हैं। और उस दिन के बाद कभी भी हमने ना तो कभी ऐसी शक्तियों का सामना किया है और ना ही कभी हमें ऐसी शक्तियाँ दिखाई दी है।